सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ के साथ होंगे। +2 कक्षा का पोल साइंस का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की परमाणु नीति। इससे पहले हमने भारत के विदेशी संबंधों के बारे में चर्चा की थी और विदेशी संबंधों में हमने पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारे संबंधों का हमने वर्णन किया था। आज हम भारत की परमाणु नीति के बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आप इनको अच्छे ढंग से लिख रहे होंगे अपनी नोटबुक्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की परमाणु नीति क्या है? इस दौर की एक खास बात थी कि भारत का परमाणु विस्फोट। भारत ने 1974 मई में परमाणु प्रशिक्षण किया। भारत की प्राचीन काल से ही एक नीति रही है कि भारत ने हमेशा किसी भी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया बल्कि आक्रमणों को झेला है और उसका करारा जवाब दिया है। तेज गति से आधुनिक भारत के निर्माण के लिए नेहरू ने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना विश्वास जताया, यानी देश को आगे बढ़ने के लिए, न कि हथियारों को शस्त्रीकरण पर को बढ़ावा नहीं दिया। नेहरू की औद्योगिकरण की नीति का महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में होमी जहांगीर बाबा के निर्देशन में हो चुकी थी। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के इस्तेमाल के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे। उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए जोर दिया। बहरहाल परमाणु आयुधों की बढ़ोतरी होती गई। साम्यवादी शासन वाले चीन ने 1964 के अक्टूबर में परमाणु प्रशिक्षण किया। अणुशक्ति संपन्न बिरादरी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी थे, दुनिया के अन्य देशों में 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को थोपना चाहा। भारत हमेशा से इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता है। भारत ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। भारत ने जब अपना पहला परमाणु प्रशिक्षण किया तो उसे शांतिपूर्ण प्रशिक्षण करार दिया गया। भारत का कहना था कि अणुशक्ति तो सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के इस्तेमाल करने के लिए अपनी नीति के प्रति दृढ़ है। जिस वक्त परमाणु प्रशिक्षण किया गया वह दौर घरेलू राजनीति के लिहाज से बड़ा कठिन था। 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ। इसके बाद पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार मचा। यानी युद्ध कोई सौगात लेकर नहीं आता बल्कि परिस्थितियां और विकराल कर देता है। अरब राष्ट्रों में तेल के दामों में भारी वृद्धि कर दी गई। भारत इस वजह से आर्थिक समस्याओं से घिर गया। भारत में मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसा कि आप छठे अध्याय में पढ़ेंगे। इस वक्त देश के कई आंदोलन चल रहे थे। इसी समय देशव्यापी हड़ताल भी हुई। हालांकि राजनीतिक दलों के बीच विदेश नीति के बारे में छोटे छोटे मतभेद जरूर हैं, लेकिन भारतीय राजनीति विभिन्न दलों के बीच राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के मसलों पर व्यापक सहमति। इस कारण हम देखते हैं कि 1962 और 1971 के बीच भारत ने 3 युद्धों का सामना किया। 1962, 1965, 1971, एक चाइना के साथ, 2 पाकिस्तान के साथ। इसके बाद के समय में जब समय समय पर कई पार्टियों ने सरकार बनाई तो विदेश नीति की भूमिका भी राजनीति में बड़ी सीमित रही। कुछ आगे की परमाणु कार्यक्रम क्या था? भारत में परमाणु अप्रसार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर गई संधियों का विरोध किया, क्योंकि ये संधियां उन्हीं देशों पर लागू होने को थी परमाणु शक्ति से हीन थी। इन संधियों द्वारा परमाणु हथियारों से लैस देशों में जमात परमाणु शक्ति का एकाधिकार को वैधता दी जा रही थी। इसी कारण 1995 में जब परमाणु अप्रसार संधि अनियत काल के लिए बढ़ा दी गई तो भारत ने इसका विरोध किया। इसके व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि कन्वेंशन टेस्ट बैंक ट्रीटी CTBT पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ये हम पढ़ चुके हैं पुस्तक के प्रथम पार्ट में। भारत में 1998 में की गई परमाणु प्रशिक्षण के लिए जताया गया पास में सैन्य उद्देश्यों के लिए अणुशक्ति से माल में लाने की क्षमता है।
इसे तुरंत बाद पाकिस्तान में भी परमाणु प्रशिक्षण किए गए। इसमें क्षेत्र में परमाणु युद्ध की आशंका को बल मिला। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारतीय उपमहाद्वीप में हुए परमाणु प्रशिक्षण को लेकर बहुत नाराज थी। उससे भारत और पाकिस्तान दोनों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए, जिन्हें बाद में हटा दिया गया। भारत की परमाणु नीति संवैधानिक तौर पर बात को स्वीकार की गई। भारत ने अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। और भारत की परमाणु नीति में यह बात दोहराई गई। भारतीय वैश्विक स्तर पर लागू की गई भेदभाव परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है, ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना कर सके। विश्व की राजनीति के बदलते समीकरण क्या थे, इसके बारे में भी चर्चा है। जैसा कि आप किताब के इस 6ठे अध्याय और 9वें अध्याय में पढ़ेंगे कि 1977 के बाद के दौर में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, यानी एक प्रभुत्व का दौर खत्म हो चुका था। इस दौर में विश्व राजनीति में नाटकीय बदलाव आ रहे थे। इसका भारत के विदेशी संबंधों पर क्या असर रहा? 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार ने घोषणा की कि सच्ची गुटनिरपेक्षता नीति का पालन किया गया और इसका आशय यह है कि विदेश नीति सोवियत संघ के प्रति आए झुकाव को खत्म किया। इसके बाद भी सभी सरकारों ने कांग्रेस और गैर कांग्रेसी चीन के साथ बेहतर संबंध और अमेरिका की नज़दीकी रिश्ते बनाने की पहल की। भारतीय राजनीति में आमतौर पर चलने वाली बहसों में भारत की विदेश नीति विशेष तौर पर 2 संदर्भों में देखा गया। एक तो पाकिस्तान को लेकर भारत के रुख के संदर्भ में, दूसरे भारत और अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में। 1990 के बाद के दौर में अमेरिका समर्थन विदेश नीति अपनाने के लिए शासक दलों की आलोचना है। विदेश नीति हमेशा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई। रूस लगातार भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र बना हुआ, लेकिन 1990 के बाद रूस में अंतर्राष्ट्रीय महत्व कम हुआ। इसी कारण भारत की विदेश नीति में अमेरिका समर्थन रणनीतियाँ अपनाई गई। इसके अतिरिक्त मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिवेश सैन्य हितों की बजाय आर्थिक हितों पर जोर दिया गया। ये चीन और यानी किससे पाकिस्तान से अलग संबंधों के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में। इसका भी कई नई बातें जुड़ी। कश्मीर दोनों देशों के बीच मुख्य मसले के तौर पर कारण कायम है, लेकिन संबंधों के सामान्य बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने कई प्रयास किए। सांस्कृतिक आदान प्रदान, नागरिकों को एक दूसरे देश की आवाजाही, पारस्परिक आर्थिक सहयोग दोनों देशों को बढ़ावा दिया। क्या आप जानते हैं कि भारत में पाकिस्तान के बीच रेल और बस सेवा की शुरुआत की गई? यह हाल ही में समय की बड़ी उपलब्धि है। बहरहाल इन सारे प्रयासों के बावजूद 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई और इस माहौल में शांति के प्रयासों को धक्का लगा, लेकिन स्थायी तौर पर अमन कायम करने के प्रयास जारी हैं। आज भी भारत शांति चाहता है और शांति के मार्ग पर ही उन्नति चाहता है। प्यारे बच्चों, ये लेसन कंप्लीट हो गया। इस लेसन के सभी कंप्लीट जो प्रश्न उत्तर हैं आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आशा ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और इनको आप लिख रहे होंगे। NCERT के जो प्रश्न अभ्यास है और जो नोट्स बताए जाते हैं, आज ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। आशा ये सारी चीज़ें आप नोटबुक में लिखेंगे, समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।